हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए सीधे जुड़ गए हैं वैल्यू रिसर्च इंडिया के सीईओ और आर्थिक मामलों के जानकार धीरेन्द्र कुमार। सीधे उनके पास चलते हैं। धीरेन्द्र जी, ये कोरोना काल में जो रोजगार का संकट खड़ा हुआ है, ग्राहक आ नहीं रहा, दुकानदार अगर दुकान खोल भी रहा है तो उसके पास ग्राहक नहीं है, आमदनी बढ़ नहीं रही, कैसे निकल पाएगी इससे अर्थव्यवस्था, कैसे उभर पाएगी? मेरे पास इसका जवाब नहीं है और ये बहुत ही भयावह स्थिति है। और मुझे नहीं लगता है कि एक तो हम पहले ही बड़ी गंभीर बेरोजगारी में थे। पिछले 10-15 साल से हम यही बात कर रहे थे कि ये एक जॉबलेस ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं। और उसके बाद अब जो स्थिति बनी है उसमें अगर ये सब चीज रिस्टोर भी हो जाता है, अगर ये सारा अनलॉक हो जाता है, सब चीज सुचारू हो जाता है, लोग अब निर्भीक तरीके से निकलना शुरू करते हैं, तब ये स्थिति बराबर हो पाएगी कि रोज कमाने खाने वाले लोगों के लिए बेसिक साधन रहेगा जी। लेकिन भारत में इतनी बड़ी आबादी रोज कमाती है और रोज खाती है कि 15-20% की गिरावट भी लोगों के लिए बहुत भारी समस्या कर देती है। उसके अलावा हमारे यहाँ जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि 2/3 आबादी 1/3 आमदनी पर निर्भर करती है जो खेती पे है। हमारा जो रूरल इकोनॉमी है उसमें 2/3 लोग रहते हैं और वो 1/3 हमारे यहाँ इकोनॉमी का पार्ट है जो कि जो जीडीपी प्रोड्यूस करता है। तो ये जो मिसमैच है ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एक तो हम सबसे पहले इससे समस्या से निकले, इसके बारे में मुझे नहीं लगता है कि किसी के पास जवाब होगा। और उसके बाद ये स्थिति आती है कि हम इसको कैसे रिस्टोर करेंगे। बिल्कुल, ये जो सवाल मैं पूछने वाली हूँ इससे कई लोगों को शायद खराब लगे, उन्हें अच्छा न लगे ये सवाल, लेकिन ये बात सही है कि एलएसी पर देखिए तनाव बना हुआ है चीन भारत के बीच। देश की सबसे बड़ी समस्या और देश का सबसे बड़ा चिंता यह है कि रिया जेल गई कि नहीं गई। क्या सरकारें और आवाम इस संजीदगी से समझ ही नहीं पा रही हैं कि किस हद तक जेब पे डाका नहीं डला है, जेब फट चुकी है? नहीं, ये तीनों अनकनेक्टेड हैं और मुझे लगता है कि इसमें हमारे पास केवल एक में चॉइस है कि रिया जेल की गई कि नहीं। इस पे हम अपना चॉइस एक्सरसाइज कर सकते हैं कि हम वो खबर सुने कि नहीं या हम खबर चलाएं कि नहीं। लेकिन चीन पे बॉर्डर पे अटैक होना और इकोनॉमी की स्थिति गंभीर होना, ये दोनों अनकनेक्टेड चीजें हैं और इन दोनों को हमें झेलना पड़ेगा। जी धीरेन्द्र जी, ये बताइए कि जो अभी मौजूदा हालात हैं, चूंकि आप मार्केट को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, इकोनॉमी को लेकर नेगेटिव जो सेंटिमेंट है उस पर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों का सवाल यह है कि वो बेरोजगारी जो है उससे कैसे हम उभर पाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी जो एलएसी पर मौजूदा हालात है जिस पर लगातार चर्चा की जा रही है, मौजूदा आर्थिक हालात के बीच क्या हम किसी भी तरीके की मुठभेड़ तनाव को झेलने में सक्षम है? नहीं, हम बिल्कुल सक्षम नहीं है। अगर क्योंकि भारत की आबादी बहुत बड़ी है और इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्या है, अलग अलग रीजन में लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं। तो यहाँ पे अगर जब तक ये रिस्टोर नहीं होगा कोई सरकार इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। बहुत क्योंकि आबादी इतनी बड़ी है, लोगों को अपने पांव पे खड़े होने के अलावा कोई चारा नहीं है। और बहुत बड़ा अर्बन इकोनॉमी, अर्बन गरीबों का इकोनॉमी है जो कि अभी तक वापस अपने पांव पे खड़ा नहीं हो पाया है। तो लेकिन एक बार जब ये सब सुचारू तरीके से लोग अगर निर्भीक तरीके से निकल पाते हैं, उसके बाद मुझे लगता है सरकार के लिए काफी कुछ करने का है। और पिछले 5-6 महीने में जो कदम उठाए गए उसका असर अगले 10 साल में बहुत ही पॉजिटिव होगा। जिससे रूरल इकोनॉमी को खोला गया है, जिससे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को दोबारा से रिवाइव करने के लिए कदम उठाया है, कंपनियां कदम उठा रही हैं, बहुत सारा प्रोडक्शन होगा। क्योंकि पिछले 20-25 साल में हमारे यहाँ जो हुआ है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी आबादी है, उसका जो एजुकेशन लेवल है वो बहुत ऊंचे स्तर का नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ सारी तरक्की हुई इन्फोटेक में। हमारे यहाँ ब्लू कॉलर वर्कर को ऑर्गेनाइज वर्कफोर्स में लाने के लिए जो कदम उठाया जा रहा है, और वहां पे मुझे लगता है कि उसका और ये जो समस्या है, एक हमारा क्राइसिस है जो कि नॉर्मलसी रिस्टोर होने के बाद होगा। दूसरा हमें देखना है कि हम और क्या कर सकते हैं जिससे इतनी बड़ी आबादी को नौकरी दी जा सके। और तीसरा चीज की जो हमारा रूरल अर्बन का इम्बैलेंस है, अगर आप 1/3 आपकी आमदनी और उसमें 2/3 लोग अगर निर्भर करते हो तो हमारी अर्थव्यवस्था कभी भी हम बेरोजगारी या लोगों के लिए फाइनेंशियल सेल्फ सफिशिएंसी नहीं इमेजिन कर सकते। धीरेन्द्र कुमार जी, उसी से जुड़ा सवाल है, जो एक्ट ऑफ गॉड है उसके अगेंस्ट जो एक्ट ऑफ गवर्नमेंट है, क्या जो अभी तक कदम सरकार ने उठाए हैं वो इसको पटरी पे वापस ला पाएंगे? कौन कौन से कदम लग रहे हैं जो आपको लोगों को वापस पटरी पे ला पाएंगे, अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे ला पाएंगे?
अभी तक जो उठाए हुए कदम है वो मुझे लगता है बहुत जरूरी कदम थे और बहुत कम है। और बड़े कदम उठाने के लिए आपको लोगों को देखना पड़ेगा कि कहीं वो कदम जो उठाए जा रहे हैं उसकी वजह से इकोनॉमी और हमेशा के लिए दिक्कत में नहीं आ जाए। क्योंकि सरकार के पास ये सरकार का जो फिक्स खर्चा है, सरकार के पास जो एल्बो रूम है और सरकार की जो आमदनी का साधन है, उसमें मुझे लगता है कि ज्यादा एल्बो रूम नहीं है बहुत खर्च करने का। लेकिन अगर ये सब चीजें अगर सरकार के पास बड़ा क्लियर टारगेट होगी, इतना पैसा खर्च करने से इतनी रोजगार आ सकती है, तो मुझे लगता है कि वहां पे सरकार जरूर कदम उठाएगी। अभी तक हमारे यहाँ विश्व भर में जो कुछ भी कदम उठाया गया है उसकी तुलना में भारत में बहुत कम कदम उठाए गए हैं लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाने के लिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि अभी सरकार की तरफ से और कदम उठाने बहुत जरूरी है। धीरेन्द्र जी, 2008 के संकट में हमें हमारी जो आदत है ना बचत की, हर घर में थोड़े बहुत बचत करने की आदत है, उसने बचा लिया था। लेकिन अब दिक्कत यह कि ईएफएफओ में सबसे ज्यादा देखिए बंटवारे हो रहे हैं। किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा बचाया, घर के लिए पैसा बचाया या पेंशन का पैसा बचाया, वो निकल रहा है। लोग उसको तोड़ने की अब कोशिश कर रहे हैं क्योंकि धन नहीं है हाथ में खर्च के लिए। ये किस तरह की मार्केट में हमको ले जा रहा है, किस तरह की स्थिति है ये? नहीं, बचत होता ही इसलिए कि आड़े समय काम आए। और अगर आपने और वो तो बड़े भाग्यशाली लोग हैं जिनके पास बचत था। और मुझे लगता है कि ये जो कोरोना काल का जो सबसे बड़ा लर्निंग है कि हम फिजूल खर्ची से हम बच पाएंगे और सब कुछ अब हमें अजीब नहीं लगेगा। पहले फिजूल खर्ची अनिवार्य लगता था और तो मुझे लगता है कि ये इस पूरे धीरेन्द्र जी, सवाल मेरा ये था कि लोग अपना जो मुश्किल वक्त के लिए धन जो बचा रहा है वो निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, ये तो लाचारी है और आपके पास कोई विकल्प नहीं है और वो लोग भाग्यशाली हैं। और आपको लोगों को देखना चाहिए। इसमें मुझे लगता है कि लोगों के पास 4-5 ही स्टेप है, आपके पास ज्यादा उपाय नहीं है। अगर आप अपना कारोबार करते थे, देखिए कि आप अपना कब कारोबार रिस्टोर कर पाए, छोटा कारोबार, बड़ा कारोबार। अगर आप काम करते हैं और आपकी नौकरी अगर स्केल डाउन हो गया है, आपकी आमदनी आपकी नौकरी चली जाने का खतरा है या जा चुकी है, देखिए कब आप जल्दी से जल्दी और बिना किसी हैंगअप के कि ये आप पहले 100 रुपए कमाते थे, अब 80 रुपए के नौकरी पे कैसे जाए, 70 रुपए के नौकरी पे कैसे जाए। आमदनी जरूरी है अगर आप उस पर निर्भर करते हैं। जी धीरेन्द्र जी, देखिए 2-3 छोटी छोटी चीजों को तो नकारा नहीं जा सकता कि इकोनॉमी को लेकर नेगेटिव सेंटिमेंट है, बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों को चिंता सता रही है कि नौकरी बचेगी नहीं बचेगी, आमदनी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बचत कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। 2-3 छोटे छोटे सोल्यूशंस जो आम आदमी के काम आ सके, ऐसी स्थिति में जब तक हम लोग सरकार से एक्सपेक्टेशंस तो लगाए हुए हैं, लेकिन अपने लेवल पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम अभी अगर डूबे नहीं तो बचे रहे? खर्चा कम कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और जो अनिवार्य खर्चा लगता था लेकिन अब आपको लगता है कि फिजूल खर्चा है, वो खर्चा दोबारा अपना शुरुआत ना करें। अगर आमदनी नहीं है, अगर नौकरी गई है, किसी हालत में ढूंढें। देखिए आप कम आमदनी वाला भी कौन सा काम कर सकते हैं। ये रिकंसिलिएशन का समय है मुझे लगता है कि और इस समय आपको देखना चाहिए कि लाचारी आमदनी किसी तरह से बढ़ाएं, अगर बढ़ा सकते हैं, बचा सकते हैं, रोक सकते हैं और खर्चा कम करें। इसके और जो भी स्टेप्स होगा ये इन्हीं 2 डायरेक्शन में है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका धीरेन्द्र कुमार जी। तो भाग्यशाली अगर आपके पास बचत है, आमदनी बढ़ाएं, आमदनी है तो उसको और बढ़ा के रखें और बचत करते रहें।